तन की दूती श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुलताई है अति सुंदर सोहत। दूरी भर छवि भूरी अनंग की दूरी धर, दम कै दत्तिया दूती दामिनी जो, किल कै कर बाल विनोद करे। दम कै दत्तिया दूती दामिनी जो, किल कै कर बाल विनोद करे। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। दशरथ जी के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। और मैं सचिन मिश्रा आज फिर उसी उत्साह, उसी जोश और आपके प्यार भरे स्नेह के साथ आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट लेके फिर से आया हूं। और आज फिर से हम इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज आपके लिए किसी सब्जेक्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें आप 4 ऑप्शन पाते हैं और चारों ऑप्शन की अगर अलग अलग व्याख्या कर दी जाए आपके सामने तो कई सारी चीज एक बार में आपको देखने को मिल जाता है। और लगभग सभी विषय जो है एक बार आप सभी विषय को छू लेते हैं, एक बार सभी विषय का आपका रिवाइज हो जाता है। तो आइए फिर से आज ध्यान देते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन है अपने, फिर आप ऑब्लिक स्थान है, खाली स्थान है, के लिए लड़ना धर्म है। ठीक, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द आपको चुनना है। यहाँ पे देखिए शब्द है आपके सामने, तो किसके लिए लड़ना धर्म है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वह आपका सही होगा स्वत्व। स्वत्व यानी अपने स्वत्व, स्वाभिमान के लिए लड़ना धर्म है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। ठीक, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है आपका। अनियमित कौन से वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जो नियमानुकूल न हो। ठीक, जो नियमानुकूल यानी नियम के अनुकूल जो न हो, या नियम के प्रतिकूल कह सकते हैं, नियम के विपरीत कह सकते हैं, या न भी विपरीत हो तो नियम के अनुकूल तो न हो। ठीक, तो वहां क्या होगा आपका अनियमित होगा। ठीक, अनियमित, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। इस बार हम ज्यादातर ध्यान देंगे वाक्य से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इस चैप्टर में ध्यान दिया हूं कि इसमें जो है वाक्य पर आधारित जितने तरह से क्वेश्चन आए, तो ज्यादा से ज्यादा स्तर के क्वेश्चन मैं आपके सामने रख सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। गुड़ गोबर कर देना मुहावरा है। ठीक, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। क्या होगा, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। जी देखिए, यहां पे आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, गायब कर देना। ठीक है, गुड़ गोबर कर देना। ठीक, सॉरी, बना बनाया काम बिगाड़ देना। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, गुड़ गोबर कर देना यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कह रहे हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यह लोकोक्ति है और इसका सही अर्थ आपको चुनना है। ठीक, हम प्रायः व्यवहार में भी देखते हैं, कहीं अगर हम किसी चीज के लिए कंजूसी करते हैं, धन बचाने के चक्कर में पड़ते हैं कहीं किसी चीज के लिए, तो हमारे मित्र दोस्त हमको कह भी देते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक, तो आप व्यवहार में अगर इस शब्द को सुन चुके हो तो यहाँ पे ऑप्शन में आप अपना जवाब दो। देखो यहाँ पे क्या सही होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कहने का मतलब ये है कि बहुत कंजूसी वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है, ये जो बहुत कंजूसी करता है, यानी जो अपने शरीर की कीमत पैसे से ज्यादा ना आके, या किसी भी चीज की कीमत, तो वहां पे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का प्रयोग होता है और यह बहुत कंजूसी का सूचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? 5वां क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य बताना है। ठीक है,
मिश्र वाक्य कौन सा है? देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए मिश्र वाक्य है क्या। जिस वाक्य में साधारण वाक्य के अतिरिक्त साधारण वाक्य हो, ठीक, उसके अतिरिक्त भी अंग वाक्य हो, ठीक है, कोई अंग वाक्य हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। साधारण वाक्य के अतिरिक्त भी उसके अधीन ही कोई दूसरा अंग वाक्य हो, कोई दूसरा वाक्य हो, तो वहां जो है क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है, ठीक। अब आप ऑप्शन पढ़िए और अपना जवाब दीजिए। यहां पे देखिए क्या सही होगा, ठीक। यहां देखिए आप ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं, उसने मान लिया क्या कि दोष उसका है, ठीक। उसने मान लिया कि दोष उसका है। यहां पे जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप होगा, क्या होगा इसका सरल रूप? मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य, ठीक। तो यहां पे इसका सरल रूप क्या होगा? देखिए, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यानी वह क्यों भाग गया? दंड से बचने के लिए वह भाग गया। तो यहां पे देखिए ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। यहां पे आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने, ठीक। कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। तो कर्मवाच्य क्या है? सबसे पहले तो हम जान लें कर्मवाच्य क्या है। कर्मवाच्य मतलब वाक्य में कर्म प्रधान होता है, यानी कर्म आवश्यक रूप से होगा, ठीक। वाक्य में कर्म जो है वह आवश्यक रूप से होगा, ठीक। अब आप यहां देखिए कौन सा वाक्य है जिसमें कर्म है, ठीक, यानी कर्म प्रधान है, ठीक। बिना कर्म के वाक्य नहीं है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ठीक। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ठीक। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, से या के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, ठीक है। से या के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? ये देखिए विभक्ति से प्रश्न है आपके सामने, ठीक, और काफी सरल प्रश्न है। कभी कभी हम न ध्यान देने के कारण एग्जाम में सरल प्रश्न को भी जल्दीबाजी में कि हमको ये चीज तो आ रहा है, ठीक, तो हम जल्दी से और गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो यहां देखिए से या के द्वारा किस कारक का चिन्ह है? यह दोस्तों करण कारक का है, ठीक। से कभी कभी पूछ लेता है तो उसमें लोग कंफ्यूजन करने लगते हैं कि से तो अपादान का भी होगा, लेकिन दोनों में अंतर हो जाता है दोस्तों। करण तब होता है जब उसके माध्यम से कोई कार्य हो, और अपादान तब होता है जब किसी वस्तु का अलगाव हो या किसी भी चीज का अलगाव हो, विक्षोभ हो और दूरी बने वहां से, ठीक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि सेना के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, तो या सेना से हमारी रक्षा की जाती है, तो यहां पे जो है क्या होगा? करण। जैसे ठंड पड़ रही है तो रजाई से हमें ठंडी नहीं लगती है, तो से यहां पे है तो यहां करण होगा। तो ये ऑप्शन आपका यहां बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कौन सा शब्द है यहां जो दोनों वचनों में समान रहता है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो? जी देखिए यहां पे सरसों शब्द जो है, सरसों, ठीक, यह दोनों वचन चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक, दोनों में समान शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से
कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो हम सबसे पहले समझ लें कि पूर्ण भूतकाल होता क्या है। पूर्ण भूतकाल दोस्तों, जिससे क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, जिस वाक्य से क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, वहां पे पूर्ण भूतकाल वाक्य होता है। अब आप ध्यानपूर्वक वाक्य पढ़ें और देखें कि किस वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण रूप से बोध हो रहा है। देखिए यहां पे ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, वे आए थे। ऑप्शन सी में वे आए थे, यहां पे आपका जो है पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक, यहां पे क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट रूप से बोध हो रहा है, वे आए थे। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? निपात का उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट। निपात के बारे में मैं आपको बताऊं तो भारतवर्ष में शब्दों का प्राचीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो वर्गीकरण किया गया वो यास्क मुनि द्वारा किया गया और उन्होंने शब्दों को 4 भाग में डिवाइड किया। 4 भाग में, जिसका नाम अख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 जो हैं शब्द के वर्गीकरण यास्क मुनि ने किए। तो इसमें आपका निपात, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे वीडियो बनाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये होते तो 9 हैं, टोटल 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निपात जो है टोटल 9 प्रकार के होते हैं, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक, आदर्शात्मक और अवधारणा बोधक। तो इस तरह से ये 9 प्रकार के होते हैं और मैं सबको डिफाइन करके अलग अलग आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके सामने कुछ शब्द लिख दे रहा हूं जिससे आप समझ सकें कि निपात क्या होता है। देखिए, काश, तो, ही, तक, केवल, तो इस तरह से जो शब्द आप देखते हैं, लगभग, करीब, क्या, जैसे जब हम विस्मयादि निपात की बात करते हैं जहां विस्मय होता है, ठीक, तो वहां कहते नहीं क्या, और होता है जी हाँ, जी नहीं, हाँ जी। ठीक, तो इस तरह से ये निपात हैं। मैं कभी विस्तार से इस पे वीडियो बनाऊंगा आपको और बताऊंगा, समझाऊंगा। 9 प्रकार के निपात हैं। तो यहां पे देखिए, यहां निपात क्या है? ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, ठीक जो है अवधारणा बोधक निपात है। ठीक है, ये अवधारण बोधक निपात है। ठीक है, तो यहां आपका ऑप्शन ए जो ठीक वर्ड है, यह जो है आपका निपात है। ठीक, निपात का उदाहरण है और अवधारणा बोधक। फिलहाल मैं इसको कभी डिस्क्राइब करके आपको जरूर समझाऊंगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि चीजें हमसे वही पूछी जाती हैं जो चीज हमें पता नहीं होती है। जो चीज आप देखिए सरलतम रूप में जो भी चीजें हैं वो हम और आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन जो अपवाद होता है, अपवादों को ही ज्यादातर प्रश्न जो है लेकर के उसे ही हमारे एग्जाम में रख दिया जाता है। तो निपात वगैरह ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। खासतौर पे यूपीएसआई की हिंदी की बात करें हम, तो ये सारी चीजें गहराई से पढ़नी होंगी हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, आइए हम लोग समझ लें। ठीक, देखिए हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 343 से और 351 क तक का प्रावधान है। ठीक, 343 से 351 क तक का जो प्रावधान है उसमें हमारी हिंदी को राजभाषा
के रूप में प्रावधानित किया गया है, हिंदी राजभाषा के रूप में, और इसकी लिपि देवनागरी के रूप में स्वीकार की गई है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है 343 से 351 क तक हिंदी के राजभाषा के रूप में संवैधानिक रूप से। तो यहाँ ऑप्शन अब कौन सा सही होगा, आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो 343 सही होगा। आप यहाँ सोचेंगे 351 भी हो सकता है, लेकिन 351 नहीं होगा। जब 343 से 351 क तक दे या 351 तक दे तो वहां आप इसको चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 351 कहीं देके आता है या 343 कहीं देके आता है तो आपको सबसे पहले 343 को ट्रिक करना है। ठीक है, 343 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? देखिए भाषा संबंधी प्रश्न है, बोली संबंधी। भाषा आप जानते हैं, भाषा किसे कहते हैं, ठीक, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। ठीक, मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं, वह क्या कहलाता है, भाषा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 4 भाषाएं दी गई हैं, इनमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है। जी हाँ, देखिए यहाँ ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बाकी मैं इन तीनों को डिस्क्राइब कर दे रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं कि कन्नौजी ही पूछे, हो सकता है आपको हड़ौती पूछ ले, बुंदेली पूछ ले या बांगरू पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। देखिए बांगरू जो बोली जाती है वो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। हड़ौती आपकी हरियाणा से सटे प्रदेश राजस्थान में। ठीक, बुंदेली आपकी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्य प्रदेश, आप जानते हैं। ठीक, ये आपका मध्य प्रदेश में। कन्नौजी आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो ये चारों चीजें मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको याद रहे। ठीक, बाकी यहाँ आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, कन्नौजी। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? जब आप जब कभी भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो वहां नीचे आप क्या लिखते हैं? लास्ट में, वहां नीचे लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं, तो ये आपका अभिनिवेदन है। ठीक, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 4 शब्द आपके सामने हैं, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, इसमें से कौन पुल्लिंग हो सकता है? सेना हो सकता है, क्षमा हो सकता है, आशा या कष्ट। हाँ, देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे सही क्या होगा, दिग्भ्रमित हो जाते हैं हम कि क्या सही हो सकता है। ठीक, हम आपको एक चीज बता दें, जहां पे लास्ट में आ जाए, ठीक, आ मात्रा का प्रयोग हो जाए, वहां समझ लीजिए कि मादा चीजों की बात की जा रही है। ठीक है, मादा मतलब स्त्रीलिंग। ठीक, स्त्रीलिंग। ठीक, अब आप यहां आराम से समझ जाएंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक, तो यहाँ कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट। ठीक है, कष्ट यहाँ पे पुल्लिंग है, बाकी सब चीजें जो भी हैं आपके स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब यहां देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक, चलिए हमने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया? आ शब्द की उत्पत्ति देख रहे हैं आप, यहाँ पे आ शब्द आ रहा है लास्ट में, सभा। तो यहाँ सभा जो है वह आपका स्त्रीलिंग है, बाकी सब जो है पुल्लिंग है। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभिधन उदय की संधि कीजिए, संधि से ये प्रश्न है आपका। तो यहाँ पे क्या सही होगा आपको बताना होगा। चलिए सबसे पहले हम अभिधन उदय की संधि से संबंधित जो नियम है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ यण संधि का जो नियम है वो है कि जब ई ई उ उ या री के पश्चात, ठीक, कोई भी भिन्न स्वर आए,
ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर यानी अलग स्वर आए, ठीक, तो वहां हमारा ई का यह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है और री का र हो जाता है। अब आप आराम से इसका संधि कर सकते हैं। तो अब इधन उदय बराबर क्या होगा, देखिए ई है और ऊ है, ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, ठीक, तो यहाँ ऊ का क्या बन जाएगा, ई का क्या बन जाएगा, सॉरी ई का यहाँ क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा और ऊ की मात्रा यह में लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अभ्युदय, ठीक है, अभ्युदय हो जाएगा। यहाँ कौन सी संधि है, स्वर संधि है, और स्वर में कौन सी संधि है, स्वर में यड़ संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। परमेश्वर में कौन सा समास है, बहुत अच्छा है, देखिए समास से प्रश्न है, ठीक है, इसी बहाने कम से कम हमारा समास एक बार रिवाइज हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कौन सा समास है परमेश्वर में। देखिए परमेश्वर में आपका कर्मधारय समास है, ठीक है, परमेश्वर में कर्मधारय समास है। परम धन ईश्वर अगर हम कर दें तो इसका जो है पद अलग अलग कर दे रहे हैं हम, ठीक। अब देखिए जो कर्मधारय समास होता है, ठीक, कर्मधारय समास उत्तर पद प्रधान होता है इसका, ठीक है, इसका जो है उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ठीक, ये इसकी पहचान है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। संग्राम में उपसर्ग बताइए, आपके उपसर्ग विषय से यहाँ पे प्रश्न है, संग्राम में उपसर्ग बताइए। चलिए मैं संग्राम को यहाँ पे अलग अलग कर दे रहा हूं, ठीक, तो आप बता पाएंगे। संग्राम को जब हम अलग अलग करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए, अब यहाँ पे आपका कौन सा उपसर्ग है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपका सम उपसर्ग है, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए सम उपसर्ग हिंदी में कहां से लिया गया है, ठीक है, कहां से आया है, ठीक, तो ये जो है संस्कृत से लिया हुआ उपसर्ग है, ठीक है, सम उपसर्ग संस्कृत से लिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे और अंतिम प्रश्न, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय आप जानते हैं जो शब्द के अंत में लगकर, जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक, तो कौन सा प्रत्यय है, यहां पे देखिए ई, ठीक है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, ठीक, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ प्रश्न आपके सम्मुख हमने इस चैनल के माध्यम से रखा और इस पर हमने विस्तार से चर्चा भी की, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी उस चीजों को मैंने आपके सामने रखा और इसी तरह से आगे भी मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको जो भी मैटर प्रोवाइड करूं वो कंटेंट अच्छे हो, और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा विषय को, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट को, पार्ट को ज्यादा से ज्यादा मैं टच करूं, ताकि उसके माध्यम से हम लोग एक बार पूरे विषय पे विस्तार से चर्चा कर लें और हमारा वो पूरी चीजें एक बार रिवाइज हो जाए। ऐसे करके अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आप 1 महीने मेरे साथ रहिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि आपको कौन सी चीज नहीं आती। मैं नहीं कहता कि अपवाद की कुछ चीजें छूट जाए, बाकी आप अपने से कर ले जाएंगे हर चीज। तो और रही बात, एक चीज और कहना चाहूंगा, पिछले वीडियो में आपने जो मुझे फीडबैक दिया मैं उसका तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मैं मेरा तहे दिल से प्रेम और आशीर्वाद और आपकी सहानुभूति मेरे लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बनी रहे और मैं डेली नए नए कंटेंट और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। इसी प्रेम और भाव के साथ आज की वीडियो को यहीं पे मैं खत्म करता हूं और उम्मीद है कि आपको आज का भी वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो भी फीडबैक होगा आप अपना फीडबैक जरूर देंगे और मैं आशा करूंगा कि आपका फीडबैक मेरे लिए पॉजिटिव हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।